जय हिंद छात्रों। हमारे मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और सभी बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, अपने अपने परीक्षा की तैयारी में जान से लगे होंगे। जान से मतलब कि वही मैंने सीरियसली लगे होंगे, ठीक ना। तो मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इसमें सहयोग कर दूँ। और आज एक बायो का बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, श्वसन तंत्र। तो देखिए, श्वसन तंत्र के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, अभी तो बाकी तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा उसमें कुछ और विशेष रूप से बता दें, ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम देने जाए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछें। मैंने कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन जटिल से भी जटिल पूछें तो आप लोग उसे करके आइए। और आप लोग जब क्वेश्चन करके आएंगे तो आप लोग दिल से हमें दुआ देंगे। बददुआ नहीं देंगे जी। अगर मान लीजिए कि आप लोग का क्वेश्चन आएगा और करके आएंगे तो दुआ देंगे। और इसी के साथ हम वीडियो शुरू करता हूँ, और आप लोग देखिए और बेहतरीन ढंग से समझिए, और इसको 1 2 3 बार देखिए, और जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, नोट करने से क्या होता है कि आप लोगों को हमेशा उसको रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करने से आपको क्या होगा कि वो हमेशा मैंने आपका मेमोरी कार्ड में जाएगा। मेमोरी कार्ड का मतलब कि देखिए, आप किसी चीज़ को बार बार अगर पढ़ते हैं तो आपके मेमोरी कार्ड में चला जाएगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक ना। और ऊपर उधर पढ़ने से तो डिलीट हो जाएगा ना। अब बताओ, स्क्रीन पर आता है मोबाइल के तो क्या होता है, उसको हम हटा देते हैं। तो मोबाइल पर मत रखो, उसको अपना मेमोरी कार्ड में कर लो। और चलो इसी के साथ देखते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस पहले थोड़ा सा हम श्वसन तंत्र के बारे में कुछ डिटेल से बता दे रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव अगर हम बताएंगे तो आप लोग किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होगी। आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर तो खुद दे देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और ये अपना कैमरा को बंद कर देते हैं ताकि हमको पढ़ाने में थोड़ा सा सुविधा होगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग श्वसन तंत्र। तो देखिए बाबू, श्वसन तंत्र का मतलब होता है, देखिए श्वसन का मतलब हम लोग देहाती भाषा में क्या समझते हैं, सांस लेना। हम कहते हैं ना फलाना की सांसें रुक गई, सांस लेना यानी कि श्वसन, ठीक ना। लेकिन देखिए, तंत्र कब बनता है? तंत्र कहने का देखिए, जहाँ भी तंत्र लगा हुआ है इसका मतलब उसमें कई कलपुर्जे लगे हैं। तो हमारे शरीर में कलपुर्जे की जगह पर क्या है, अंग है, यानी कि कई अंग मिल करके तब एक तंत्र बनते हैं। तो श्वसन तंत्र में भी अकेला अंग नहीं है, इसमें भी कई अंग मिले हैं तब तंत्र बने हुए हैं, ठीक। तो हम देखते हैं थोड़ा सा श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक। तो श्वसन तंत्र जो होते हैं, पहले श्वसन तंत्र जो होता है इसमें क्या क्या होता है पहले समझिए आप लोग, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए, श्वसन तंत्र जो है, यहाँ लिख देते हैं श्वसन तंत्र। कलम ले रहे हैं, इसको लिखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, देखिए श्वसन के लिए पहले नंबर जानिए, श्वसन के लिए आपको क्या चाहिए? पहला नंबर तो ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन होगा तभी श्वसन क्रिया संभव है, ठीक ना। तो श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है, ठीक। तो अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है ये कैसा विक्रिया है, कह सकते हैं कि ये कौन विक्रिया है? ऑक्सीकरण विक्रिया है। क्योंकि ऑक्सीकरण विक्रिया में क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल समझ आ गया। अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगर पूछेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो हम क्या मार देंगे, ऑक्सीकरण। क्या मार देंगे,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम टिक कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं, अब दूसरा बात कि ये जो श्वसन जरूरी क्यों है। तो देखिए श्वसन जो है इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है और एक ऊष्मा मिलता है। क्या मिलता है? ऊष्मा। तो देखिए ऊर्जा मिलता है किससे? श्वसन से। श्वसन से क्या मिलता है? ऊष्मा। और ऊष्मा, और ऊष्मा ऐसे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र से मिलता है। सॉरी, इसको मिटा दें। क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब हुआ कि जब तक हमारे शरीर में रक्त बहता रहेगा, यानी कि हमारे नस में जब तक ब्लड जो है चलते रहेगा, घूमते रहेगा, तब तक हमारा शरीर जो है गर्म रहेगा। ठीक ना? जब ऊर्जा मिलेगा तभी गर्म रहेगा और ऊष्मा मिलेगा तभी गर्म रहेगा। यानी कि हमारे शरीर के लिए ऊष्मा और क्या बोलते हैं, ऊष्मा, सॉरी, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों जरूरी है। इसलिए श्वसन क्रिया में आप लोग समझ गए कि श्वसन क्रिया तभी संभव है जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल जाए। इसलिए ये कौन अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। और इससे क्या मिलता है? एक ऊर्जा मिलता है, एक ऊष्मा। और देखिए ऊष्मा तो मिल जाता है किससे? रक्त से भी। ठीक ना? जब तक, अगर मान लीजिए देखिए श्वसन बंद है तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा और ऊष्मा नहीं मिलेगा, यानी कि शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा और हम लोग भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ठीक, प्यारे का मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि दुनिया छोड़ के चल जीव, समझ लो तनु। हाँ, तो अब देखते हैं। अब देखो जो ये श्वसन है इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, श्वसन जो है एक अपचायी अभिक्रिया है। क्या है? अपचायी। और अपचायी को क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट, पूरा मिटा दे रहा हूँ। चलो ये तंत्र नहीं, चलो देखते हैं हम। चलिए परिसंचरण, ये रक्त परिसंचरण मिल जाता है। और क्या बता देते हैं कि ऊष्मा जो है ये श्वसन जो है, श्वसन कैसा विक्रिया है? श्वसन जो है आपका अपचायी अभिक्रिया है। ठीक ना? देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काटाबोलिक। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं काटाबोलिक। ठीक ना? काटाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक ना? अगर किसी चीज़ को हम तोड़ फोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काटाबोलिक होगा। ठीक, और एक होता है एनाबोलिक। क्या होता है? एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। किसी चीज़ को जोड़ना क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। और किसी चीज़ को तोड़ना क्या बोलते हैं? काटाबोलिक। और इसको बोलते हैं, काटाबोलिक क्या बोलते हैं? अपघटन। गिज हो रहा है ना? चलो ठीक है, नीचे लिख रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ओके। ये काटाबोलिक तो हो गया ना, ये काटाबोलिक है। अब यहाँ लिख देते हैं इसको। ये जो काटाबोलिक है इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन हो जा रहा है जी, अपघटन अभिक्रिया क्या बोलते हैं?
अपघटन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। अब देखिए इतना बात समझ गए कि इतना समझिए श्वसन तंत्र जो है, श्वसन के लिए क्या चीज़ क्या जरूरी है, क्या चीज़ जरूरी है, ऑक्सीजन, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। ठीक, श्वसन के दौरान हम लोग क्या मिलता है, ऊर्जा और ऊष्मा। ठीक, देखिए ऊष्मा जो है रक्त परिसंचरण से मिल जाता, रक्त परिसंचरण से मिल जाता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त जब बहता है तो जब तक रक्त बहेगा, ठीक ना, तब तक हमको ऊष्मा मिलेगा और हमारा जो शरीर है वो कभी ठंडा नहीं होगा। और श्वसन बंद तो ऊष्मा बंद, श्वसन बंद तो ऊष्मा बंद, और ऊष्मा ऊर्जा बंद हो जाएगा और ऊष्मा भी बंद हो जाएगा और हम राम के प्यारे हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या है, अपचायी, अपचायी अभिक्रिया है। इसका मतलब कि ये काटाबोलिक है। ठीक, एनाबोलिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना क्या होता है, एनाबोलिक, और किसी चीज़ को तोड़ना काटाबोलिक। तो अब देखते हैं, अच्छा उसके बाद ये क्या है, अपचायी को हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कुछ और इसमें, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लो उसके बाद, और ये सब बाबू सब नोट करते चलना, ठीक ना। ये जितना चीज़ बता रहे हैं ये तुम्हारे 10th क्लास के बुक में नहीं मिलेगा, ठीक ना, इसको याद रखो। अब देखिए पहला नंबर पे एक होता है, इसी में आता है श्वास, श्वासोच्छ्वास होता है ना, एक होता है क्या होता है, श्वासोच्छ्वास, लिख देते हैं यहाँ, पेन ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए क्या होता है, श्वासो श्वास होता है ना, ये अच्छा है। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। देखो श्वास देखिए, जो हम शरीर, जो हम सांस लेते हैं, ठीक ना, जो हम सांस लेते हैं, देखिए जो हम सांस लेते हैं ना, ऐसे सांस लिए, तो जो लेते हैं एक तो लिए और एक छोड़े, तो दोनों जो जब दोनों क्रियाएं होती हैं, लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वास बोलते हैं। ठीक, अब ये आपका दो प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि एक लेना और एक छोड़ना, दो हुआ ना, एक क्या हुआ, एक लेना हुआ और एक क्या हुआ, छोड़ना। तो जो हम लेते हैं अंदर, क्या करते हैं, जो हम लेते हैं अंदर उसको बोलते हैं, देखिए ये दो हुआ, इसको ऐसे कट कर लिख दे रहे हैं, दो। एक होता है क्या, निश्वसन, क्या होता है, निश्वसन, और एक आपका होता है क्या, निःश्वसन, क्या होता है, निःश्वसन। ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि इस ये जो नी है ना, केवल निःश्वसन है, और ये नी इसमें हम विसर्ग लगा दिए, तो निःश्वसन, इसका मतलब देखिए जो हम लेते हैं, अंदर लेते हैं ना सांस, तो सांस लेने को ठीक ना, और इसको लिखते हैं छोड़ने को। तो जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं क्या, निःश्वसन, और जो छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन। ठीक, अब देखिए अब यहाँ फंस जाता है क्या, कि जब हम लेते हैं ना, तो देखिए वायुमंडल में तो नाइट्रोजन कितना है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, 78, तो हम 78% ले लिए। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, हवा में ऑक्सीजन है 21%, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2 कितना है, 0.003%, यही है ना। तो इतना तो हम ग्रहण करते हैं। देखिए सांस लेते हैं, निःश्वसन में नाइट्रोजन 78% ले लेते हैं, नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78%,
ऑक्सीजन ले लेते हैं, कितना कितना लेते हैं, ये आपका ऑक्सीजन, क्या हो गया इससे, एक मिनट बाबू थोड़ा सा, चलिए। तो कितना लेते हैं, नाइट्रोजन जो है 78% ले लिए, ऑक्सीजन कितना लिए 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए 0.0%। इतना तो हमने ले लिया, क्या किया, निश्वसन के दौरान हमने इतना ले लिया, इतना क्या किए, ले लिए। लेकिन छोड़ते हैं कितना, तो देखिए छोड़ते हैं कितना, नाइट्रोजन तो हम ज्यों रहते हैं छोड़ देते हैं 78%, ठीक। और ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं 17%, कितना गैपिंग हुआ 4%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, लमसम यानी कि अबाउट 4%। देखिए छोड़ते हैं तो अधिक, ये छोड़ते हैं 4.6%, ठीक ना। लेकिन हम लोग लिखते हैं कितना 4%, लगभग मान लेते हैं 4%, ऐसे करेक्टली कितना होता है 4.6, लेकिन हम इसको मान लेते हैं 4%, ठीक ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन में कमी हुआ हुआ ना, और CO2 में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। नाइट्रोजन तो हम ज्यों का त्यों छोड़ दिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ज्यों का त्यों छोड़ दिए। ऑक्सीजन 21% लिए और कितना छोड़े 17%, यानी कि ये 4% कहाँ गया, घपला हुआ ना। यानी कि हमारे बॉडी को, बॉडी जो है यानी जो हमारा शरीर है, इसमें सेल है, कोशिका है, यानी कि कोशिका को ऊर्जा के लिए 4% जो ऑक्सीजन हुआ, ये आपका कहाँ आया, श्वसन के दौरान ये ऊर्जा में खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ, ऊर्जा में। तो अब देखिए तो वायुमंडल में तो कार्बन, ये ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए 1% से भी कम, आधा % से भी कम लिए हैं ना, 0.03% का 0.03% का मतलब क्या हुआ कि 0.5% से भी कम है। तो इतना लिए और छोड़ दिए कितना, यहाँ 4% बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लमसम 4% बढ़ा है ना, यहाँ 4% घटा है। तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ पौधा लगाइए ताकि वातावरण शुद्ध रहेगा। क्योंकि इसके विपरीत क्या होता है, पौधा में उल्टा होता है, पौधा में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जो हम छोड़ते हैं वो ग्रहण कर लेता है, और हम लोग को ऑक्सीजन छोड़ देता है। ऑक्सीजन छोड़ता है अधिक, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है कौन, पौधा। इसीलिए वायुमंडल में हम लोग, इसीलिए पेड़ पौधा को लगा करके वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। और वायुमंडल अगर संतुलित रहता है तो हम लोग को शुद्ध हवा मिलती है, और शुद्ध हवा से हम लोग क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और CO2 इतना मिल जाता है, ठीक। इतना बात आप लोग समझ में आ रही होगी, मुझे तो उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद और थोड़ा सा देख करके हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखो अब मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा डिटेल से, ठीक ना, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब देखो मैं यूट्यूब पर नया हूँ, और जब आ गया हूँ तो समझो कि मैंने अब क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ, अब एकदम बिल्कुल अच्छा से पढ़ाऊँगा, इसलिए हमको छोड़ छाड़ कर पढ़ाने का। तो चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, और हम देखते हैं आगे कुछ हिस्से, इसको मिटा दें ऐसे। चलिए मिट गया। अब चलिए, अब देखिए बाबू आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ कि वो अपना इसको, मैंने देखो लड़कियाँ को तो अच्छा है, वो घर पर आज की डेट में लड़कियाँ ही अधिक पढ़ने पर जोर दे रही है। मेरे यहाँ से भी लड़की अधिक रिजल्ट लाती है, लड़का तो सब लोल होता है, ठीक ना। यहाँ से लड़कियाँ 90% तक नंबर लाती है, ठीक ना, और लड़का 70 मैंने 80 के नीचे रह जाता है, ठीक ना। तो इसलिए लड़कियों थोड़ा सा ध्यान दो, और तुम सब भी पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। आज के डेट में लड़की कम नहीं है,
लड़का से आगे निकल रही है सब, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये जो श्वसन है, श्वसन श्वसन करने का अलग अलग अंग होते हैं। जैसे देखिए ये आपका हुआ श्वसन, ठीक। तो श्वसन के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए स्तनधारी जो होते हैं ना, स्तनधारी, कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, उल्टा करके देख रहे हैं, थोड़ा मोटा कर रहे हैं। देखिए जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जीव जो होते हैं वो आपका किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक। स्तनधारी जो जीव फेफड़ा से सांस लेते हैं। उसके बाद कीट, कीट का मतलब समझ रहे हैं ना, कीट पतंग छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे मच्छर हुआ, ये फितिंगा, ये सब जो होता है ना, ये सब सांस लेते हैं किससे? श्वास नली से। कैसे लेते हैं? श्वास नली, श्वास नली से सांस लेते हैं। श्वास नली से सांस लेते हैं, ठीक। या इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया से सांस लेते हैं। कीट पतंग किससे सांस लेते हैं? श्वास नली या ट्रैकिया से। श्वास नली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको सुधार दे रहे हैं, ठीक ना। इसको लिख रहे हैं अच्छा से, श्वास नली, ठीक। तो कीट पतंग किससे सांस लेते हैं? श्वास नली या ट्रैकिया से। उसके बाद जलीय जीव जो हैं, जल में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जलीय जीव। तो जलीय जीव सांस लेते हैं किससे? गिल्स से। गिल्स से सांस लेते हैं। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। और आपका गिल्स से हो गया। उसके बाद गिल्स को हम क्या बोलते हैं? गिल्स को हम ऐसे क्लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोम। गिल्स को क्या बोलते हैं? क्लोम या गल्फा। अब देखिए कहीं कहीं आएगा कि मछली किससे सांस लेती है, तो मछली जलीय जीव है, तो आप वहाँ ऑप्शन में गिल्स होगा, या क्लोम भी हो सकता है, गल्फा है। तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तीनों का मतलब एक ही होता है, गिल्स कहिए, क्लोम कहिए या गल्फा की कहिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक मेढक जो है, ये वो अजबे जीव है ससुरा। मेढक वो अजबे जीव है। इस ससुरा का पता नहीं चलता है किससे सांस लेता है। जैसे ये जवानी में त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से, जब जवान रहता है। उसके बाद देखिए भूमि पर, भूमि यानी जमीन पर, भूमि का मतलब क्या है? जमीन पर, जमीन पर या पानी में, पानी में जब रहता है तो ये फेफड़ा से लेता है। किस लेता है? फेफड़ा से, ठीक। उसके बाद जब ये मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, जब मिट्टी के अंदर रहता है तो ये किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है। फिर त्वचा से लेता है, ठीक। और जब ये मेढक छोटा, देखिए जब मेढक छोटा रहता है तो मछली के आकार का होता है। आप लोग देखे होंगे
जब छोटा मेढक होता है बहुत छोटा, तो उसका रूप जो होता है मछली का आकार का होता है, जिसे हम टेडपोल बोलते हैं। जब छोटा एकदम बच्चा, बच्चा लिख दे रहे हैं, जब बच्चा मेढक रहता है ना, मेढक, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेडपोल, टेडपोल। और इस समय गिल्स से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? गिल्स से। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम पहले अच्छा से कर रहे हैं। किससे सांस लेता है? गिल्स से। लिख दे रहे हैं गिल्स। गिल्स से सांस लेता है। क्योंकि जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए अब थोड़ा सा इसको फिर एक बार रिविजन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, श्वसन जो है, स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी जीव। तो स्तनधारी जीव में कैसे, किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। देखिए बाबू, हम लोग भी सांस लेते हैं। मानव स्तनधारी है। मानव, भैंस, गाय, घोड़ा, गधा, ये सब क्या है? ये सब फेफड़ा से सांस लेता है। और फेफड़ा से सांस लेता है। तो देखिए, आप लोग से कोई पूछेगा कि आप लोग सांस हम लोग किससे लेते हैं, तो आप लोग कहेंगे नाक से। किससे बोलेगा आप लोग? नाक से। लेकिन नाक से हम सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। अब नाक बंद कर दो, अब मुंह से लो, तो मुंह से भी सांस ले लेते हैं? ले लेते हैं ना। तो न तो हम मुंह से लेते हैं, न नाक से सांस लेते हैं। सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, ठीक ना, आप लोग देखे होंगे हम लोग ऐसे सांस लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, तो हम नाक ऐसे बंद कर दिए ना, मुंह से भी सांस ले लिए। तो नाक से सांस नहीं लिए न मुंह से, हम लोग कहाँ से लिए? फेफड़ा से। फेफड़ा कहाँ होता है? हमारे ये जो है ना सीना, इसके अंदर फेफड़ा रहता है, इसी से सांस लेते हैं और यहीं ऑक्सीजन जाता है, ठीक ना। तो वो हम अलग चैप्टर में बताएंगे, जब हॉल चौका पाएंगे ना, उसमें बता देंगे डिटेल से। बस आज हम तो बताएं, अब ज़्यादा देर हम करेंगे तो पढ़ाने में ही सारा समय व्यर्थ हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाएंगे, ठीक ना। अब इसलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इतना आप लोग समझ जाइए। स्तनधारी जो होते हैं फेफड़ा सांस लेते हैं। कीट जो होते हैं, ये कीट, ये आपका जो कीट है ना, ये कीट पतंग लेते हैं सांस नली यानी ट्रैकिया से। और जलीय जीव गिल्स लेते हैं या क्लोन से लेते हैं। किस लेते हैं? या क्लोन से सांस लेते हैं या गल्फा। ये तीनों एक ही चीज़ है, गिल्स, क्लोन और गल्फा। मेढक जो है, मेढक आपका त्वचा से लेता है। कब? जवानी में, मैंने जवान रहता है। तो भूमि पर या पानी में रहता है तो फेफड़ा सांस लेता है। मिट्टी के जब अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर, तो ये आपका सांस लेता है त्वचा से, ठीक ना। त्वचा का मतलब नहीं समझा? त्वचा यानी शरीर के किसी, जो हम लोग का त्वचा क्या है? चमड़ी जो है त्वचा है। तो वो शरीर के किसी भाग से अपना सांस ले लेता है, ठीक। जब बच्चा रहता है, ये जो बाबा बाबा, अच्छा ठीक है, इसको बच्चा समझ लो, जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया है। बच्चा, जब बच्चा मेरा कहता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेडपोल। देखने में मछली का आकार का होता है बच्चा में। और जब बच्चा रहता है तो गिल से सांस लेता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक ना। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग खुद बताइएगा ऑब्जेक्टिव में कैसे हैं, ठीक ना। चलिए, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। बिल्कुल समझ में आएगा बाबू, कहाँ नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो काहे नहीं समझ में आएगा। पढ़ाई कोई इतना पढ़ा तो नहीं तो होना है इसमें ना, पढ़ाई तो कितना अच्छा है कि बैठ कर पढ़ना है। चलिए देखते हैं श्वसन के प्रकार होते हैं। तो देखिए, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनऑक्सी श्वसन। यहाँ लिख दे रहे हैं, पेन से ले रहे हैं, भूल जा रहे हैं। चलिए, श्वसन जो होते हैं, श्वसन श्वसन जो होते हैं
आपका दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार का। पहला होता है ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, और दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। क्या होता है? अनऑक्सीश्वसन। ठीक, तो देखिए ये ऑक्सीश्वसन जो है ये आपका ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगा तो नहीं होगा, और ये ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा में होता है। ठीक, और दोनों होता है, दोनों होता है। देखो जीव है ना, दोनों होता है, ऑक्सी भी होता है, अनऑक्सी भी है। आगे इसी में आएगा तो हम बताएंगे अनऑक्सी कब होता है, उसके कारण क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और हम लोग को समझ में आ जाएगा कब अनऑक्सी हुआ कब ऑक्सी हुआ। ठीक ना? चलिए, तो हम यहाँ से क्या मान लेंगे अपना ऑप्शन? श्वसन के प्रकार होते हैं, तो कितना श्वसन के प्रकार हुए? ऑक्सी अनऑक्सी दो, तो यहाँ से हम अपना ऑप्शन 2 मार लेंगे। ठीक, अब याद दिया है कि ऑक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं। तो देखिए ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप आपका 36 एटीपी बनता है। कितना बनता है? 36। देखो बाबू 38 नहीं बनता है, ठीक ना? 38 इसलिए बनता है, देखो देखो 38 एटीपी से एक ग्लूकोज, ग्लूकोज यही है ना? तो देखिए ऑक्सी श्वसन के दौरान जो है आपका 36 एटीपी बनता है, 36 है। और पहले से जब ग्लाइकोजन होता है तो ग्लाइकोजन के फलस्वरूप 2 एटीपी बना रहता है। ठीक ना? तो यही 36 और 2 कितना हुआ? 38 एटीपी बन करके एक ग्लूकोज देता है। ठीक ना? देखो बाबू जिनको समझ नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे। ठीक, हाँ किसी को दिक्कत है? नहीं समझा? देखिए ये जो 36 एटीपी है ये कहाँ बना? ऑक्सी श्वसन के दौरान बनता है, और ग्लाइकोजन, इससे पहले ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन के फलस्वरूप 2 एटीपी पहले से बना रहता है। तो 36 और 2 कितना हुआ? 38 एटीपी। आया समझ में? तो 38 एटीपी मिल करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कमेंट कीजिए, क्या बनाते हैं? देखिए समझ गए आप लोग? ऑक्सी श्वसन के दौरान और 36 एटीपी और 2 एटीपी पहले से बनकर ग्लाइकोजन के फर्स्ट 2 एटीपी बना रहता है पहले से, तो ये दोनों मिलकर कितना? 38 एटीपी, और 38 एटीपी मिला करके बनाते हैं एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु ग्लूकोज, और एक अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलता है ना? ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और देखिए ऐसे बोल सकते हैं कि एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि अवायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए वीडियो स्किप ना कीजिए, स्किप करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और मैं बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना? अब भाई हम तो अपने जानने में तो बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, अब आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो इससे बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, बस यही ना कर सकता हूँ ना। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग रोक कर वीडियो पोज करके लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए लिखा हुआ है कि अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं। तो देखिए अवायवीय श्वसन पहले नंबर तो ऑक्सीजन के निम्नीकरण से होता है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जो आपका है ये ऑक्सीजन के निम्नीकरण से होता है। निम्नीकरण का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उतनी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि ग्लूकोज के निम्नीकरण से लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक। और लैक्टिक अम्ल बनता है तो उससे क्या होता है, जैसे हम लोग अधिक काम करते हैं तो अधिक काम करेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी। देखिए अगर हम लोग हमारे पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम अधिक काम करेंगे तो हम लोग को आवश्यकता होगी अधिक ऊर्जा का, और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो देखिए जब काम अधिक करेंगे तो हम सांस तेजी से लेते हैं। उस समय हम लोग वायुमंडल से उतना माने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए उस समय क्या होता है उस समय क्या होता है, उस समय हमारा जो अवायवीय श्वसन जो होता है वो उस समय क्या होता है, अवायवीय श्वसन होने लगता है और उसमें केवल 8 एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं, 8 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनता है, लैक्टिक, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक से लिख रहे हैं, क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक, ये क्या है जी, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे हमारे पेशियों में क्या होने लगता है, दर्द उर्द होने लगता है, ठीक ना। हम थकान महसूस कर लगते हैं, और जब वही आराम कर लेते हैं, जब हम आराम कर लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को जो निम्नीकरण है, जो मैंने कम ऑक्सीजन मैंने मिला है वो धीरे धीरे क्या होता है, पूर्ति होने लगता है और फिर वायवीय श्वसन होने लगता है, ठीक ना। तो देखिए अब मनुष्य में ही दोनों हुआ ना, मनुष्य में क्या हुआ, अवायवीय श्वसन भी हुआ और वायवीय श्वसन भी हुआ। यानी कि देखो अवायवीय श्वसन को ही बोलते हैं अनॉक्सी क्रिया। क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन का मतलब क्या होगा, अवायवीय का मतलब क्या हो कि अगर हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस समय क्या होने लगा, अवायवीय श्वसन, जिसके फलस्वरूप 8 एटीपी का निर्माण हुआ, और जब 8 एटीपी का निर्माण हुआ तो उस समय हमारे शरीर में क्या, लैक्टिक अम्ल बनने लगा और हमारे पेशियों में दर्द या थकान महसूस होने लगा। और ये हम क्या, जब आराम करते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। देखता होगा अगर कोई बच्चा है दौड़ रहा है पूरा तेज से दौड़ेगा, ऐसे जंप करके दौड़ता है, या तुम कूदो ऐसे जंप करेगा, जंप करने पर क्या होता है, थकान महसूस होता है। अगर हम सांस तेजी से लेते हैं, कुत्ते की तरह सांस लेते हैं तो यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हम लोग सोचते हैं क्या कि ऑक्सीजन की पूर्ति कर लें, हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लें, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या उस समय अवायवीय श्वसन करने लगते हैं, और उस दौरान क्या केवल 8 एटीपी बनता है। देखिए 8 एटीपी बना तो एक अणु ग्लूकोज का नहीं बन पाया। जब एक अणु ग्लूकोज का नहीं बन पाया इसलिए हमें क्या थकान महसूस होने लगता है, ये जो पेशियों में दर्द होने लगता है, अधिक काम करने वाला दर्द होता है ना, या दौड़ते समय भी हम लोग को दर्द का अनुभूति होती है, या हम लोग जंप करते हैं तो उस समय भी दर्द महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय अनॉक्सी श्वसन होने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। क्योंकि देखिए अब हम लोग धीरे धीरे सांस लेते हैं तो अपना धीरे धीरे ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं, 21% हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जब दौड़ते हैं या अधिक काम करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उस समय अनॉक्सी श्वसन होने लगता है। और जब अनॉक्सी श्वसन होने लगता है तो उस समय केवल हमारे शरीर में कितना है, केवल 8 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और लैक्टिक अम्ल बनने से
हम लोग के शरीर में दर्द या क्या बोलते हैं, दर्द या थकान महसूस होने लगता है। और जैसे ही हम लोग आराम करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या सांस धीरे धीरे लेने लगते हैं, और फिर वह O2 जो है ऑक्सीजन अपना क्या पूर्ति हो जाता है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, और धीरे धीरे हमारा दर्द जो है थकान जो है अपना समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम क्या इसमें अपना कर लेंगे, तो अनऑक्सी श्वसन में क्या लिख लेंगे कि अवायवीय श्वसन, यानी कि इसको हम क्या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में ना कि अनऑक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे अनऑक्सी श्वसन के दौरान केवल 8 एटीपी का निर्माण होता है। अभी तो मैंने समझाया ना पूरा ना डिटेल से। अब देखो मैं इतना बता दिया कि इसके कारण क्या होता है, कैसे होता है। देखो अब इसमें मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं है, इसमें समझो तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ ना, तो डिटेल से बता रहा हूँ। तो डिटेल का मतलब क्या होता है कि इससे क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे हम कर लेंगे। अब चलिए ऑक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है, तो अब बोल रहा है कि ऑक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका, इनमें से कोई देखिए। कोशिका तो नहीं होगा, इसलिए कोशिका में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों पाया जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सी श्वसन हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ठीक कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बाबू 9th क्लास में आप लोग सेल पढ़े होंगे, सेल यानी कि कोशिका, और उसमें आप लोग इसको विधिवत पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो हम कभी जब सेल पढ़ाएंगे, सेल चैप्टर यानी कोशिका, उसमें डिटेल से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इस सब बारे में बता देंगे। राइबोसोम बहुत इसमें है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है। देखिए कोशिका के अंदर ऐसे कोशिका हुआ ना, तो कोशिका के अंदर बहुत चीज़ें है। माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका राइबोसोम है, इसके बाद आपको केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना। सबका अलग अलग काम है, तो हम कभी डिटेल्स इसको बता देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहे हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बताया कि श्वसन के दौरान, शुरू में मैंने बताया ना कि श्वसन के दौरान क्या मिलता है, श्वसन के फलस्वरूप क्या मिलता है, ऊर्जा, और क्या मिलता है, ऊष्मा। ये नहीं बताया ना शुरू में। तो इसका आंसर क्या होगा, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा उत्पादन होता है। तो किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा, उत्तेजनशीलता, उत्सर्जन, श्वसन। इसमें क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट, श्वसन। क्योंकि श्वसन के द्वारा, श्वसन के दौरान ऊर्जा मिलता है ना, ठीक। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। देखिए श्वसन से संबंधित आपका फेफड़ा तो है, अभी ने बताया ना फेफड़ा से तो सांस हम लेते हैं। जैसे ये आप क्या हुआ, मानव हुआ, गाय भैंस, माने स्तनधारी जितने होते हैं फेफड़ा सांस लेते हैं। ट्रैकिया बताया कीट पतंग के लिए, बताया ना। गिल्स जलधारी जलीय जीव होते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं। लेकिन यकृत जो है ना, यकृत में श्वसन का कोई रोल नहीं है, ठीक ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, श्वसन। इसको मिटा दें, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही लगा दिए बताने के लिए। देखिए ये जो आपका है फेफड़ा, तो फेफड़ा तो श्वसन अंग है, क्योंकि स्तनधारी जितने जीव हैं वो किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। और जितने भी कीट पतंग हैं, जो ये कीट पतंग का मतलब क्या है, जो जितने ये मच्छर हुआ, ये घर में ऐसे फतिंगा वगैरह आता है ना, ये सब क्या है, कीट पतंग। ये ट्रैकिया सांस लेते हैं, श्वास नली। ट्रैकिया क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। अच्छा उसके बाद जलीय जीव, जलीय जीव में जैसे मछली, मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से। गिल्स को और क्या बोलते हैं, गलफड़ा। इसको ऐसे गलफा बोलते हैं ना। तो अब मान लीजिए कभी आ गया कि गिल्स न देगा, गलफा दे देगा, तो अपना मार लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो मैंने चर्चा किया पीछे डिटेल से। अब चलिए मानव में श्वसन, ये देखो गलत लिखा है, एक ही श्वसन होगा ना। और देखो श्वसन में ये स नहीं होता है,
ऐसे सा होता है, ठीक ना। गलत लिखा गया है हर जगह, उस पर ध्यान न देना, क्योंकि देखो ये तो टाइपिंग किया हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो ये श्वसन में सब पहले नहीं बताया, लेकिन अभी ध्यान पर आ गया, बता दिए, ये सब होता है, ठीक ना। मानव में ये गलत है, श्वसन दो नहीं होगा, मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। तो देखिए मानव में श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन को कहते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त में। देखिए रक्त का जो रंग लाल, रक्त कैसा है, लाल दिखता है, दिखता है ना। तो ये लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखता है बाबू, समझ ना आया समझ में ना। तो आप लोग समझिए खूब बेहतरीन ढंग से, और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। तो बाबू मैं जो भी विषय पढ़ाता हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। नहीं तो नहीं पढ़ाता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ जो पढ़ाते हैं वो अच्छा से पढ़ाते हैं, नहीं तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 में क्वेश्चन है श्वसन विधि, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो श्वसन क्रिया विधि जो श्वसन करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है। देखिए अमोनिया मिलता है, जल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्या मिलता है, सोचिए तो क्या मिलता है। तो देखिए जल भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने जल भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा, और हम इसको मिटा देंगे, ठीक ना। इतना ही होगा ना, ये तो हम समझाने के लिए बोल दिए ना। तो दोनों होता है, दोनों होता है, दोनों तो नहीं टिक करेंगे ना, इसीलिए दिया ना ए और बी। अरे लोल समाज, दोनों कैसे करेंगे, आज समझो। अब बताओ बी को भी, अब मान लो ऐसे तुम्हारा एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, ऐसे आता है, ऐसे 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 4 ऑप्शन आता है ना। तो उसमें अब मान लो बी भी है, तो ठीक है, तो बी को हम रंग देंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसका रंग आई कर देंगे, काला से रंग दे देंगे, ठीक, चलो काला से। और सी वाले सी को भी रंगेंगे, अब फिर इसको भी, तो बताओ किसको मानेंगे सही। ये तो हम ऐसे ही मार दिए हैं, केवल क्या ए और बी दोनों है तो दोनों को रंग देंगे, बस ई नहीं रंगेंगे, आया समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए श्वसन वर्णक पाई जाती है, तो श्वसन वर्णक पाई जाती है रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, वायु कोष्ठकों में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो देखिए अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया है आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, इस मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है तो हीमोग्लोबिन, और यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन वर्णक पाई जाती है, तो यहाँ आप बोलिएगा कि हीमोग्लोबिन नहीं दिया है, हीमोग्लोबिन नहीं दिया हुआ है। तो देखिए लाल रक्त कण में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी। देखिए जब हम रक्त पाएंगे उसमें आप लोग बताएंगे आरबीसी, डब्ल्यूसी या प्लेटलेट के बारे में, ठीक ना। तो ये आपका जो लाल रक्त कण है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो अब बताइए कि श्वसन वर्णक जो है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है। देखिए श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का विघटन होता है, क्या होता है, विघटन या अपघटन इसको बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विघटन जो है ना, विघटन, विघटन को अभी हम क्या बताएं, इसी को हम बोलते हैं अपचाई, क्या बोलते हैं,
अपचाई, एक मिनट इसको, अपचाई, ठीक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? काटाबोलिक, काटाबोलिक बोलते हैं। आया समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। अब देखिए इसमें श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है, तो संश्लेषण नहीं होता। संश्लेषण मतलब क्या? जोड़ना होगा, दहन नहीं होता है। विघटन, विघटन का मतलब अपचाई। अब यहाँ ऑप्शन अपचाई भी रहेगा तो हम उसी को मारेंगे, अपचाई मार लेंगे, काटाबोलिक नहीं देगा। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में दे सकता है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा गया है? तो कोशिकीय विटामिन को नहीं कहते हैं, खनिज लवण को नहीं कहते हैं, प्रोटीन को, ग्लूकोज। क्योंकि देखिए कोशिकीय ईंधन इसलिए कहते हैं कि चूंकि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से, ठीक। इसलिए इसे हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिका के लिए ग्लूकोज जो है ना, यही ऊर्जा देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जादायक प्रक्रिया है? तो कौन सा ऊर्जादायक प्रक्रिया है? इसमें क्या हुआ? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊर्जादायक कौन है बताइए तो? अभी तो हम बताए हैं जी, क्या बताए हैं कि श्वसन जो है, श्वसन, श्वसन में हम क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और एक क्या मिलता है? ऊष्मा मिलता है। यही तो बताया ना। बताइए तो क्या दिया है? निम्न में से ऊर्जादायक है, तो ऊर्जादायक क्या है? श्वसन नहीं होगा ना, ऊर्जा ना। तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 12 का ए। देखिए पहले जो डिटेल से बताए हैं उससे फाजिल है, इसमें नहीं है ना। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झींगा और सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। तो झींगा और सीप जो है किससे श्वसन लेते हैं? गिल से। तो क्योंकि दोनों ही जो है जलीय जीव हैं, और जलीय जीव आएगा तो क्या मार देंगे? गिल से। और बताए ना जलीय जीव जो है, जलीय जीव जिसमें सीप, सीप देखा होगा गांव देहात में या समुद्र में पाया जाता है। झींगा और सीप जो है ना, सीप बड़ा बड़ा होता है, उसमें देखो सीप में एक जीव रहता है, ठीक ना। और जब जीव मर जाता है तो अपना उसको हम लोग देहात वात में सीपुआ ऐसे बोलते हैं कुछ करके, ठीक ना। तो चलिए अब जलीय जीव, और जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? गिल से। हम पहले भी बता चुके हैं शुरू में, जब हम शुरू में बता रहे थे तो उसमें क्या बताएंगे? जलीय जीव गिल से सांस लेता है, गलफार से, ठीक। उसके बाद है प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से किस रचना की भूमिका होती है? तो इसमें दिया है कि 12 जोड़ी पसलियों की, डायफ्राम की, उदर पेशियों की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रश्वास में ये जो है ना किसी का भूमिका नहीं होता है, तब मार लेंगे इसमें से, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर देखते हैं, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबज की आकार की रचना कहलाती है। तो देखिए वक्ष गुहा से उदर गुहा को अलग करने वाली जो गुंबज के आकार की जो रचना पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डायफ्राम। अब देखो बाबू, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं। कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। देखिए वायुमंडल में प्रतिशत कितना होती है? 21%। यही बताए हैं, बताया ना कि निश्वसन में, बोले ना निश्वसन में एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेन बदल रहे हैं, पेन में काम नहीं कर रहा है। निश्वसन, निश्वसन में
बताए ना, नाइट्रोजन कितना लेते हैं, निश्वसन का मतलब सांस लेना, सांस लेते हैं कितना 21%, 78% लेते हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ले लेते हैं कितना 21%, और इसको मिटा दो, नाइट्रोजन ले लेते हैं कितना, नाइट्रोजन ले लेते हैं 78%, और ऑक्सीजन ले लेते हैं कितना 21%। उसके बाद आपका CO2 ले लेते हैं कितना 0.03% लेते हैं ना। तो बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब होती है, तो कितना होती है 21%। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में होता है प्रसार होता है, संकुचन होता है, फैलाव होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले नंबर समझिए थोड़ा सा, प्रश्वास है क्या, प्रश्वास का मतलब होता है जैसे हम सांस ले लिए और छोड़े, तो छोड़ने को हम प्रश्वास कहते हैं। तो उसमें संकुचन पैदा होता है ना छोड़ने। अब सांस लेकर आपने देखना, ऐसे ऐसे सांस ले रहा है, खींच रहा है पूरा हवा को, तो उसमें क्या फैलाव हो रहा है, और छोड़ रहे हैं प्रश्वास कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है संकुचन, यानी कि हमारा फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, तो उसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा संकुचन। ठीक, अब देखो जहाँ तहाँ बता रहे हैं स्टाइल दिखा कर, नहीं तो कैसे समझ में आए। अब चलो, निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, तो निश्वसन वायु जो होती है, निश्वसन का मतलब क्या है, छोड़ते हैं। देखो अभी मैंने बताया ना कि श्वसन जो है एक क्या होता है निश्वसन, निश्वसन, और एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन। दोनों में अंतर क्या है, कुछ नहीं है, केवल एक दिशा का अंतर है। ठीक ना। तो निःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना, और निःश्वसन का मतलब सांस छोड़ना। तो लेते हैं सांस हम, तो उसमें अपना नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन बोला कि निःश्वसन द्वारा निकली हुई वायु में रहती है, तो क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है, नहीं रहती है। ऑक्सीजन रहती है लेकिन 70% कम हो जाती है ना। देखो कहने का मतलब है, यहाँ से समझिए बात को। इसको पहले हटा दे रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है कितना लिए 78, और निकाल लिए कितना 78, क्योंकि लिए कितना निश्वसन में लिए कितना 78, और निश्वसन निकाल लिए 78। उसके बाद ऑक्सीजन कितना लिए 21, और छोड़ दिए कितना 17। तो ये 4% का कमी हुआ ना। उसके बाद CO2 कितना लिए 0.03% लिए, और छोड़ कितना लिए लमसम 4%, यानी करेक्टली कम छोड़ते हैं इसको कितना 4.6%, लेकिन 4% मान लेते हैं। जब 4% मान लेते हैं तो इसका मतलब देखिए यहाँ तो हम ऑक्सीजन नहीं छोड़े, ऑक्सीजन तो 21% है, तो कहाँ अधिक नहीं छोड़े जी, लेकिन यहाँ लिए क्या, समझिए बात, निश्वसन द्वारा निकली है, इसमें तो निकल रहा है क्या नाइट्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है, इसको तो लिख लो, ऑक्सीजन भी निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन यहाँ 78% लिए और 78% छोड़ दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना लिए इतना छोड़ दिया, इसका मतलब वायुमंडल में उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। अब देखिए O2 जो है 21% लिए और 17% छोड़ दिए, इसका मतलब कम छोड़े, इसका मतलब कि निकली वायु में वो नहीं है, अधिक होता तब ना जी, लेकिन ये 3% लिए और 4% छोड़ दिए, यानी कि वायु को क्या कर दिए प्रदूषित कर दिए ना। प्रदूषित नहीं किए जी, अधिक कम लेकर के अधिक छोड़ दिए, इसका मतलब कि क्या होगा हमारा आंसर हाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक आज समझ ना। देखिए एक बार फिर समझिए, 78 लिए 78 छोड़िए बराबर लिए, यहाँ लिए 21 और 17, यानी कि कमी हुआ, ये तो बराबर हो गया, चलो सेम हो गया। यहाँ क्या हुआ कमी हुआ, और यहाँ लिए कम और अधिक, तो अधिक क्या छोड़े हम कार्बन डाइऑक्साइड,
यहाँ तो कम छोड़ मुझे तो कम का वायु में निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अधिक तो ही है ना। अब चलिए, आणविक ऑक्सीजन में उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? तो देखिए, अभी हमने क्या बताया, अभी इससे पहले वीडियो बोल रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग कराए हैं ना, कि ऑक्सी श्वसन में, अनऑक्सी श्वसन में, गलत बोल दिया सॉरी, अनऑक्सी श्वसन जो है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? कमी। देखिए नीचे तीर कमी को दिखाता है, तो कमी होता है तो क्या बनता है? क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक, गलत हो गया ना जी, लैक्टिक अम्ल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अनऑक्सी श्वसन में केवल 8 एटीपी ही बनते हैं, ठीक ना। तो यहाँ अच्छा, जब 36 एटीपी बनता है और 2 एटीपी ग्लाइकोजन के समय बनता है, तो जब 38 एटीपी होता है तो हमको ग्लूकोज मिल जाता है, एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु बन जाते हैं ना। तो यहाँ नहीं बन पाते हैं, इसलिए लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमें दर्द वगैरह की अनुभूति होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतु के किस यौगिक, तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। किसी को दिक्कत है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। तो ये आपका कहाँ होता है? देखिए, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन, वायवीय का मतलब ऑक्सी श्वसन, और वायवीय क्या मतलब हुआ? ऑक्सी। हम पहले ही बताए हैं कि ऑक्सी श्वसन कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका, चूंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने रूप दूसरा था, लेकिन क्वेश्चन लमसम यही था, ठीक ना। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाबू सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, और मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूँगा। और कल ही से मैं लाइव क्लास भी लूँगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं। और मैं क्या बोलूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर इसी तरह पढ़ना चाहते हो, अभी थोड़ा सा सीरियस पढ़ा रहा हूँ, अभी उसके बाद थोड़ा सा हंसा कर, खिला कर, कुदा कर, अब जैसे समझो, ठीक ना, हमको पढ़ा देना है, बस यही मेरा टारगेट है। जय हिंद। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अब बातें होंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।